When a block of mass capital M is suspended by a long wire of length capital L, the length of wire becomes capital L plus small l. The elastic potential energy stored in the extended wire is. तो जैसे अभी अभी क्वेश्चन रीड किया कि द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल है, पहले लेंथ इतनी थी स्ट्रिंग की, कैपिटल एम उसे अटैच किया है, अभी कैपिटल एम अटैच किया है तो स्ट्रेस होगा, उसके कारण उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, एक्सटेंड होगा, तो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। फाइनल लेंथ होती है कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। मतलब ये तो कैपिटल एल है ही, इतना जो है एक्सटेंशन वो है स्मॉल एल, ठीक है। अभी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये हमें पता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई। पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, यही तो होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। लोड कितना होता है? एफ होता है, और एक्सटेंशन कितना होता है? स्मॉल एल होता है। अभी ऑप्शन जो है वो सारे स्मॉल एम के टर्म्स में है, ऑप्शन स्मॉल एम, स्मॉल जी और एल के टर्म्स में है। सो एफ जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? एम जी लिख सकते हैं। ये तो है लोड, एम जी लोड है ना, सो इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू एम जी इंटू स्मॉल एल। ये रहा हमारा आंसर। अभी ना कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इसमें सी मतलब थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन एक जैसा दिख रहा है, हाफ एम जी स्मॉल एल और हाफ एम जी कैपिटल एल, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये स्मॉल एल है। तो आंसर आएगा ऑप्शन 3। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन समझना चाहिए था, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है कि हाफ इंटू एम जी इंटू कैपिटल एल ना कर बैठे, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, फॉर्मूला सब्सटीट्यूट, बड़ा आसान, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। A mass small m is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle. The wire is most likely to break when. तो वायर कहां पर ब्रेक हो सकता है ये हमें पूछा है। पार्टिकल जो है वायर से अटैच्ड है और सर्कुलर मोशन कर रहा है, समझो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ये सेंटर है और ऐसे हम घुमा रहे हैं वायर को, ये हो गया क्लॉक और ये हो गया एंटी क्लॉक, तो ये हो गया लोएस्ट पॉइंट, ये हो गया मिड पॉइंट, ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट, ऐसे घूम रहा है कंटिन्यूअसली। अभी हमारे पास ना टेंशन एट एनी पॉइंट के लिए फॉर्मूला है। अभी आप बोलोगे सर क्या पता किधर भी टूट सकता है, नहीं, एक स्पेसिफिक रिलेशन है फिजिक्स में कि टेंशन एट एनी पॉइंट इज एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। दिस इज VCM में टेंशन एट एनी पॉइंट, जब पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टेंशन एट एनी पॉइंट इज एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। तो बात करें लोएस्ट की, तो थीटा होता है 0, कॉस 0 1, तो टेंशन हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। बात करें मिड पॉइंट की, सो थीटा होता है 90, कॉस 90 हो जाएगा 0, सो टेंशन कितना बचेगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। और अगर बात करें हाईएस्ट पॉइंट की, तो थीटा कितना होता है? 180, तो थीटा को 180 सब्सटीट्यूट करोगे, cos 180 -1, सो ये पूरा माइनस हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, मतलब आंसर आएगा ये। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन ये है, तो जिधर सबसे ज्यादा टेंशन होगा वहीं पर ही वायर का ब्रेक होने का शक्यता ज्यादा है, वहीं पर ही वायर के ब्रेक होने की शक्यता ज्यादा है। सो वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक एट लोएस्ट पोजिशन, समझे? तो ऑप्शन कौन सा दिया है? ये ऑप्शन 3 आएगा, द मास इज एट लोएस्ट पोजीशन, वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक, तो इसमें 3 आएगा। अभी आप बोलोगे सर इतना टाइम क्यों लगा? ये ना मैं आपको समझा रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो आप सॉल्व नहीं कर रहे कि 10-15 सेकंड में सॉल्व हो गया। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो हो जाएगा, 5, 7, 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन को देखा, सॉल्व किया और टिक किया। लेकिन जिसको नहीं पता और या तो मुझे समझाना है, तो समझ लेना पड़ेगा ना कि ये ऐसा है। ये क्वेश्चन तो निकल गया, चलो ऑप्शन नंबर 3, लेकिन उसके साथ जो एडिशनल कंसेप्ट है वो भी क्लियर होते जाने चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, लेकिन उसके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो ऐसे ऐसे करके पूरे पेपर में सारा कंसेप्ट अगर जोड़ दिया तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Ionized hydrogen atom and alpha particles with same momenta enters perpendicular to a constant magnetic field. The ratio of the radii of their path RH divided by R alpha will be. अभी इसमें रेशियो पूछा है, क्या पूछा है? रेशियो किसका? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन
अपॉन रेडियस ऑफ हीलियम, क्योंकि यही तो है। अगर ये आप इसको जूम करेंगे तो दिस इज H11, और अगर अल्फा पार्टिकल इसको अगर जूम करेंगे तो वो हीलियम है ना, 2 4, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो अभी देखो ये फॉर्मूला हमको पता है, ये साइक्लोट्रॉन से आता है, mv²/r QEB। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? मैग्नेटिक फोर्स देगा। तो R का फॉर्मूला बन जाता है mv/QB, लेकिन mv को यहां पर लिखना पड़ेगा मोमेंटम। ये चमकना चाहिए, ये क्लिक होना चाहिए आपको कि mv को मोमेंटम लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है बोथ एंटर्स विद द सेम मोमेंटम। सो mv को लिखेंगे p, सो ये हो जाएगा p डिवाइडेड बाय QB। तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है और दोनों का मोमेंटम सेम है, सो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेडियस ऑफ हीलियम तो उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा चार्ज ऑफ हीलियम अपॉन चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। अभी हीलियम का कितना है टोटल? 4, और हाइड्रोजन का कितना है? 1। लेकिन ये 4 जो है वो एटॉमिक मास नंबर है, गलती मत कर दो। 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो इसका चार्ज है 2e और हाइड्रोजन का चार्ज है e, और ये जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। हमको चार्ज में क्या चाहिए? नेट चार्ज चाहिए। तो प्रोटॉन में इधर नेट चार्ज कितना है? 2, और इधर नेट चार्ज कितना है? 1, सो 2 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा? ऑप्शन आएगा ए, 2:1। देखो एक ऑप्शन दे रखा है 4:1, ताकि आप गलती कर बैठो। थर्ड वाला ऑप्शन देखो, इसको अगर 4 लिखा, इसको अगर 1 लिखा, तो 4:1 अगर आप गलती करेंगे तो गलत आंसर आएगा, जो ऑप्शन में भी दिया है, लेकिन वो हमें टिक नहीं करना है क्योंकि वो गलत है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग घाई में इसको 4 ले लेंगे, इसको 1 ले लेंगे, 4/1, और हमारा जो आ रहा है वो ऑप्शन में भी दिया है, लेकिन ऐसी गलती मत किया करो। थोड़ा सही से सोचो कि क्या पूछा है, रेडियस पूछा है, किस पे डिपेंड है? चार्ज पे डिपेंड है। तो ये चार्ज ना होते हुए एटॉमिक मास नंबर है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का चार्ज है। हमें किसका? सिर्फ प्रोटॉन का चार्ज का रेशियो चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का रेशियो चाहिए। सेम ही होता है ना मैग्नीट्यूड, +E - E। तो ध्यान रखो, आंसर आएगा ऑप्शन ए। अभी इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, body A of mass 4m moving with speed u collides with another body B of mass 2m at rest. The collision is head-on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body A is. हाँ, तो लास्ट में जो दिया है वो दिया है आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए। मतलब ये फर्स्ट बॉडी है A, 4m मास है, U से मूव कर रहा है, और ये सेकंड बॉडी है B जिसका 2m मास है और वो रेस्ट पे है। अब ये कोलिजन जो हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ये मेंशन किया है, बरोबर। तो एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो क्या है भाई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? आफ्टर सेपरेशन इसका वेलोसिटी कितना होगा? v1 होगा, और इसका वेलोसिटी कितना होगा? v2 होगा, जो पता नहीं है। बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो यही है, u - 0, और E कितना है? 1। तो U क्या बन जाएगा? U बन जाएगा v2 - v1। ये एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, और एक दूसरा इक्वेशन है वो पेटेंट इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉस ऑफ मोशन में कुछ भी कंजर्व नहीं हुआ तो मोमेंटम तो कंजर्व हो गई, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, मतलब P इनिशियल क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू P फाइनल को लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। ये है 4m और ये है u। अब u2 कितना है? 0 इज इक्वल्स टू m1 कितना है? 4m, इसका होगा v1, और ये है 2m, इसका होगा v2। दोनों बाजू 2 से डिवाइड करो तो आपको, और mm को कट कर दो तो आपको मिल जाएगा 2u इज इक्वल्स टू 2v1 प्लस v2। एक इक्वेशन मिल गया ये, और एक इक्वेशन मिल गया ये। इन दोनों को यूज करते हैं, क्या करते हैं? हमको ढूंढना है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय बॉडी ए, मतलब डेल्टा के डिवाइडेड बाय के। लेकिन फर्स्ट बॉडी का, कौन सा बॉडी का? फर्स्ट बॉडी का। सो ये है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। इनिशियल है हाफ m v², m है 4m। अभी फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी है किसकी? इसकी, फर्स्ट वाले की। तो इन दोनों में से v1 चाहिए ना, तो एक काम करते हैं हम v2 को हटा देते हैं। ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिल जाएगा u इज इक्वल्स टू 2v1 माइनस ऑफ माइनस v1 3v1,
और V2 कट हो जाएगा, तो V1 कितना मिल गया, V1 मिल गया U/3। ये हो गई फाइनल वेलोसिटी किसकी, फर्स्ट वाले की। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m V1 स्क्वायर मतलब U²/9 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m U² डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m U²। फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं ना, बॉडी A की, तो हाफ 4m हाफ 4m हाफ 4m कैंसिल, U² कैंसिल। सो 1/9 माइनस 1/1, 1/9 होता है माइनस 8/9। सो ऑप्शन में है क्या 8/9, बिल्कुल है, ऑप्शन सेकंड। सो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है। तो आप पूछेंगे सर माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये डेल्टा के जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि एनर्जी लॉस्ट हो रही है, एनर्जी लूज हो रही है, समझ रहा है। तो इसमें थोड़ा सॉल्विंग था, थोड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये भी समझना चाहिए, वो क्लिक होना चाहिए टाइम पे कि ये यूज करना है, ये तो यूज करेंगे ही आप, ये क्लिक होना चाहिए और दोनों को जोड़कर फिर ये आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। अभी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। In a double slit experiment, when light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width of the first minima formed on a screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. What will be the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water? Refractive index 4/3. मतलब पूरा का पूरा सेटअप अगर पानी में इमर्स कर दिया तो नया एंगुलर विड्थ कितना होगा वो पूछा है। अब ये रहा एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला, और वो एंगुलर विड्थ किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो एंगुलर विड्थ ऑफ वाटर अपॉन एंगुलर विड्थ ऑफ एयर जो हमें देके रखा है, ये इसका वैल्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ वाटर अपॉन लैम्डा ऑफ एयर। अभी इसको कैसे सॉल्ट आउट करेंगे, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो ये हो जाएगा लैम्डा ऑफ ए अपॉन लैम्डा ऑफ वाटर, ऐसा फॉर्मूला है ना स्नेल्स लॉ का। सो लैम्डा ऑफ एयर अपॉन लैम्डा ऑफ वाटर हो गया 4/3, लेकिन ये रेशियो है लैम्डा ऑफ वाटर अपॉन लैम्डा ऑफ एयर, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 3/4 हो जाएगा। दिस इज थीटा ऑफ W, मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ W, और उसका कितना दे रखा है 0.2 दे रखा है। ये कितना है 0.2 उधर जाएगा। सो दिस इज 3/4 इंटू 0.2, 4 और 2 में से ये हो गया 2, और 2 डिवाइडेड 3/2 1.5, 0.15 आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा 0.15, ऑप्शन आएगा 2। बहुत आसान था, लेकिन आसान करने के लिए ये फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, फिर ये स्नेल्स लॉ लगा के ये रेशियो कैसे निकालेंगे वो पता होना चाहिए, फिर जाके आसान होगा। सो आंसर ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In which of the following devices the eddy current effect is not used? अब ये जो है वो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि एडी करंट्स के एप्लीकेशंस के बारे में बताया कि वो किस में यूज नहीं होते। एडी करंट्स का एप्लीकेशन किस में यूज नहीं होता, तो इंडक्शन फर्नेस में होता है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग वो तो थियोरेटिकल है, उसमें होता है, टेक्स्ट बुक में खुद दिया है उन्होंने। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, और ये एडी करंट्स जब आपको समझाया था, वो लिंक वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तब आपको डिटेल में समझाया था वो क्या है। अभी इलेक्ट्रिक हीटर जो है उसमें I²RT, उसमें एडी करंट्स नहीं होता, उसमें कंडक्शन करंट होता है। तो ये हीट इलेक्ट्रिक हीटर जो है हीटर, उसमें हम एडी करंट्स का एप्लीकेशन नहीं यूज करते, उसमें हम डायरेक्ट करंट यूज करते हैं। जो I²RT वाली हीट प्रोड्यूस होती है, पावर प्रोड्यूस होता है I²R वॉट का, वो यूज होता है। ये तीनों में एडी करंट्स का एप्लीकेशन है, इसमें नहीं है, उसमें हम डायरेक्ट करंट ही यूज करते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल और थियोरेटिकल क्वेश्चन था। फाइन। A soap bubble having a radius 1 millimeter is blown from a detergent solution. Surface tension 2.5 10 to the power -2 Newton per meter. The pressure inside the bubble equals at a point Z0 below the free surface of water in container. G is equal to 10 meter per second square. Density is 1000 kg per meter cube. The value of Z0 is. The value of Z0 ये कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कितना डेप्थ में, मतलब कितना अंदर लेकर जाएंगे, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा, जो हमने ध्यान से ही पढ़ा, लेकिन उसको ध्यान से देखा होगा, तो उसमें बोला है प्रेशर इनसाइड बबल दिया है। हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, एक्सेस प्रेशर विच इज PI
माइनस PO इज 4T/R. दिस इज इनसाइड बबल, आउटसाइड मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 4T/R. क्यों 4T/R? क्योंकि बबल है, और बबल है तो डबल सरफेस एरिया देते हैं. अगर वाटर ड्रॉपलेट होता तो उसके लिए 2T/R देते. एनीवेज, सो 4T/R किसके लिए? बबल के लिए. अभी इनसाइड प्रेशर कितना होगा? वो जो बबल है उसको अंदर लेकर गए तो इनसाइड प्रेशर होगा h/ρg. कितना होगा? h/ρg. नॉर्मल सा फॉर्मूला है फ्लूइड मैकेनिक्स का. प्रेशर इन द डेप्थ इज h/ρg, वेयर h इज द डेप्थ इनसाइड. बरोबर? मेजर्ड फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. रो इज द डेंसिटी एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सरफेस टेंशन दिया है क्वेश्चन में. सरफेस टेंशन इज 2.5 into 10⁻². 2.5 into 10⁻². एंड रेडियस दिया है 1 mm. सो 2.5 into 10⁻². रेडियस दिया है 1 mm. बोले तो 10⁻³ मीटर. सो ये हो जाएगा 10 और ऊपर आएगा 10⁻³ मतलब 10⁻⁴. और ये हो गया 10⁻². इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 10⁻². h हमें ढूंढना है. h कितना है भाई? Z0 है. रो कितना है? डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, 10⁻³ और g कितना है? 10. ये हो गया 10⁻⁴. यह 10⁻². ये अगर उधर गया तो Z0 हो जाएगा 10⁻² मीटर. बोले तो 1 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन में है. ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 3. ऑप्शन 3 इज द आंसर. लेकिन चलो, अगर गड़बड़ किया होता तो क्या होता देखते हैं. यहां पर तो क्वेश्चन पूरा हो गया, लेकिन थोड़ी एडिशनल बातें करनी है कि गड़बड़ किया होता तो क्या होता. RHS क्या है? 4T/R, जो कितना आ रहा है फाइनली? 10⁻². तो ये RHS तो उतना का उतना ही रहता. ये कितना होता? 10⁻². और PI क्या है? Z0 इंटू 10⁻³ इंटू 10 मतलब Z0 इंटू 10⁻⁴. लेकिन अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कंसिडरेशन में लिया होता तो ये होता 10⁵. PI माइनस PO इज इक्वल टू 4T/R. 4T/R मतलब इतना, PI मतलब इतना, और PO जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 10⁵ Nm/m², वो भी अगर कंसिडरेशन में लिया होता तो देखते हैं क्या होता. दिस इज Z0 इंटू 10⁻⁴. दिस गोज देयर. सो 10⁻² plus 10⁵. This can be written as 1000 into 10⁻². So 1 into 10⁻² plus 1000 into 10⁻² is 1001 into 10⁻². Now 10⁻⁴ goes there. So 1001 into 10⁻² मीटर मतलब 1001 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन में है ही नहीं और ऐसा आंसर भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इनसाइड दिया है प्रेशर, एक्सेस प्रेशर नहीं दिया है. ये ध्यान में रखना है. लेकिन अगर ध्यान में नहीं रखा, ऐसी गलती की, तो ऐसा आंसर आ सकता है. और अगर समझो 1000 सेंटीमीटर ऑप्शन में होता तो आप क्या कर दे? अप्रोक्सीमेटली 1000 सेंटीमीटर, जो गलत होता, क्योंकि उन्होंने इनसाइड दिया है, एक्सेस नहीं दिया है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ये क्वेश्चन की, ध्यान रखो. बाकी क्वेश्चन सिंपल था. PI इज इक्वल टू 4T/R. और भी गलती कर सकते थे 2T/R लिखकर, वाटर ड्रॉपलेट होता तो, और अगर करस्पॉन्डिंग ऑप्शन होता आप वो टिक कर देते, वो भी गलत आंसर आता. तो ऐसी छोटी छोटी बातें ध्यान रखो. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which color of light has the longest wavelength? अभी ये क्वेश्चन जो है बड़ा आसान है. अलग अलग हमें 4 ऑप्शन दे रखे और पूछा है कि विच कलर हैज अ मैक्सिमम वेवलेंथ. ऐसे पूछा ना, विच कलर हैज अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ऐसा पूछा है. अभी सिंपल है, विबग्योर है. विबग्योर में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की होती है. सबसे कम किसकी होती है? वायलेट की होती है. तो विबग्योर में रेड की मैक्सिमम होती है, वायलेट की मिनिमम होती है. रेड दिया है ऑप्शन, बिल्कुल दिया है. ऑप्शन 1 टिक करो, मिल गए 4 मार्क. बहुत सिंपल, ठीक है. अभी समझो एडिशनल बातें करें तो पूरा जो EM स्पेक्ट्रम है, वो EM स्पेक्ट्रम कैसे याद करते हैं वो मैंने अलग वीडियो में बताया है, एक निमोनिक्स बता के. चतुर गणेश एक्सपेक्ट्स यूनानिमस वोट्स इन मूवी रिव्यू टुनाइट. ये कॉस्मिक गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, टेलीविजन, इसके लिंक मैंने दी रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो वो लिंक देख लो. बहुत शॉर्ट वीडियो है तो वो भी आपको समझ जाएगा साथ साथ. ये तो बहुत सिंपल था, उसके साथ में लगे आती है एडिशनल कंसेप्ट भी समझ जाएगा, ठीक है. तो ये सिंपल क्वेश्चन के बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A disk of radius 2 meter and mass 100 kg rolls on a horizontal floor. Its center of mass has speed 20 cm per second. How much work is needed to stop it?
तो क्वेश्चन में डिस्क दिया है, रेडियस दिया है और मास दिया है, बराबर, और हाउ मच वर्क नीडेड टू स्टॉप। अभी इसमें ना वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क मतलब काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? वो रोलिंग डिस्क की 0, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग डिस्क की होती है हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एंड ये ध्यान रखना है कि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिस्क के लिए कितना होता है? हाफ होता है, बराबर है। तो माइनस हाफ, मास कितना है भाई डिस्क का? 100 किलोग्राम, 2 मीटर और 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो 100 किलोग्राम है, ये 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 1 का स्क्वायर 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2, और ये हो गया 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना बन जाएगा? हाफ बन जाएगा। सो देखो क्या बच रहा है, ये हो गया 2, ये 10 रेज़ टू माइनस 2 और 100 गए, सो ये माइनस 2 और 1 प्लस हाफ 3/2, ये 2 गया, तो बचा कितना? -3 जूल। सर ऑप्शन में तो है नहीं, बिल्कुल है 3 जूल है ना ऑप्शन में। हाँ सर है ना, ऑप्शन नंबर 1 वो हमारा आंसर। तो सर माइनस क्यों आ रहा है? माइनस इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम उसको अपोज कर रहे हैं। वो डायनेमिज्म जो था उससे उसको स्टैटिक के फेज में ला रहे हैं, उसको रेस्ट पे ला रहे हैं, तो अपोजिंग वर्क होगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीमेंट करने के लिए वर्क होगा, इसलिए माइनस आ रहा है। सो आंसर आएगा ऑप्शन ए 3 जूल। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी घटा रहा है, ठीक है। The displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by the equation. Then the amplitude of its oscillation is given by. एक्चुअली में ये है बड़ा आसान सा क्वेश्चन, लेकिन इक्वेशन दिया है इसलिए शायद लोग डर जाते होंगे। इक्वेशन कुछ ऐसा दिया है, y इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या दे रखा है? b कॉस ओमेगा टी। अभी क्या होता है अगर दो अलग अलग कॉम्पोजिशन हो रहे हैं एसएचएम में, सो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी, तो रिजल्टेंट क्या मिलता है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा, वेयर डेल्टा इज फेज डिफरेंस बिटवीन टू। तो इसी को अगर मैं घुमा फिरा के ऐसे लिखूं, a नॉट प्लस a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस b साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, और इसको सिर्फ ओमेगा टी ना लिखते हुए ऐसा लिखूं ओमेगा टी प्लस 0। तो ये है, ये तो कांस्टेंट है, ये इसको जाने दो कांस्टेंट को। जो साइन है हार्मोनिक फंक्शन उसको देखो, ये है a साइन ओमेगा टी प्लस 0, ये है b साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो यहां से नजर आता है कि फेज डिफरेंस कितना है? π/2 का है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बन जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, क्योंकि ये तो 90 है ना, cos 90 0 हो जाता है, तो ये तो गया, तो बचेगा क्या? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। a1 कितना है? a है, a2 कितना है? b है। कंपेयर किया, सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आया, सिंपल। तो कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम का कंसेप्ट है ये, ठीक है। Two similar thin equiconvex lenses of focal length fh are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination is capital F1. When the space between the two lenses is filled with a glycerin, refractive index 1.5, then the equivalent focal length is capital F2. The ratio capital F1 is to capital F2 will be. ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का। देखो इसमें क्या कहा है, दो जब लेंस है इक्विकॉन्वेक्स लेंस जब जुड़े हुए हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट है वो F1 है। ये जो इक्विवेलेंट, इसका जो इक्विवेलेंट है ये F2 है, लेकिन इसका इक्विवेलेंट मतलब ये जो दो इक्विकॉन्वेक्स लेंस है उसकी जो स्पेस है, ये दोनों जो जुड़े हुए हैं, ये जो स्पेस विद इन देम इज फिल्ड विथ ग्लिसरीन जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। मतलब ये तीन लेंस बन गए यहाँ पर, दो कॉन्वेक्स एक कॉनकेव। यहाँ पर सिर्फ दो लेंस है, दोनों कॉन्वेक्स। सो यहां पर क्या करेंगे, 1/F1 इक्विवेलेंट जो होता है वो होगा 1/,
small f1 plus 1 upon small f2 where small f1 and small f2 are the focal length of individual lenses. लेकिन इक्विकॉन्वेक्स है, दोनों की फोकल लेंथ सेम होगी, सो ये हो जाएगा 1 प्लस एफ प्लस 1 प्लस एफ, मतलब आंसर आएगा 2 बाई एफ, मतलब 1 प्लस कैपिटल F1, सो कैपिटल F1 आएगा f बाई 2। ठीक है, अभी इस पर जाते हैं, ये तो बहुत आसान था। अभी इस पर क्या होगा, इक्विवेलेंट कितना है 1 अपॉन f2, सो 1 अपॉन f2 हो जाएगा, बराबर। इसको मैं पहला लेता हूं तो ये है 1 अपॉन f1, इसको मैं दूसरा लेता हूं प्लस 1 अपॉन f2, और इसको मैं अगर तीसरा लेंस मानूं जो कॉनकेव है तो माइनस लिखूंगा, क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स पॉजिटिव, कॉनकेव कॉनकेव नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर कॉनकेव लेंस दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव। तो ये कॉनकेव है, ग्लिसरीन से जो भरा हुआ है वो कॉनकेव जैसा बनेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय f3। अभी तीनों की रेडियस सेम है, R1 R2 जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो फोकल लेंथ सेम हो जाएगी। मैग्नीट्यूड भले अलग अलग हो, प्लस माइनस साइन भले अलग अलग हो, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ये हो गया 1 बाई एफ, ये हो गया 1 बाई एफ, ये हो गया माइनस 1 बाई एफ, तो ये गए। तो F2 कितना हो गया भाई, F2 हो गया F, और क्वेश्चन में पूछा क्या है, F1 is to F2, तो F1 F बाई 2 और F2 कितना है, सिर्फ F, तो आंसर आएगा 1 बाई 2। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन आंसर है 1 बाई 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अगर तुरंत क्लिक नहीं हुआ तो ये छोड़ के आगे जाना ही बेहतर है, लेकिन अगर क्लिक हो गया तो आंसर आ जाएगा। और इसको माइनस लेना वो भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ले लिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी, इधर 3 बाई एफ इधर 2 बाई एफ, तो शायद रेशियो बदल जाए, 3 बाई 2 आए। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, अभी लग रहा है ना आसान सा, लेकिन स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा। तो ऑप्टिक्स के सारे फॉर्मूले साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना। Increase in temperature of gas filled in a container will lead to। ठीक है, तो अभी टेम्परेचर का रिलेशन, पहले मास के बारे में बता रहे हैं कि मास इंक्रीज होगा। मास कैसे इंक्रीज होगा, मास तो सेम रहेगा, तो वो ऑप्शन गलत है। फिर बता रहे हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, लेट्स चेक इट आउट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 nRT होता है। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो वो ऑप्शन सही है। हाँ, तो आंसर आ गया, लेकिन आगे के दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। एक प्रेशर के बारे में बोला है, अभी टेम्परेचर बढ़ाते हो तो प्रेशर तो बढ़ने वाला है, क्यों, गैलिलियो लॉ से P प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो यहाँ पर बोला है डिक्रीज, तो वो ऑप्शन गलत हो गया। ऑफकोर्स गलती है, हमने आंसर तो ढूंढ लिया है, तो वो दोनों ऑप्शन गलत है, लेकिन कैसे गलत है वो हम ढूंढ रहे हैं। और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बारे में बोल रहे हैं कि वो डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी CRMS बढ़ेगी, मीन फ्री पाथ जो है वो बढ़ेगा और वो दूर चले जाएंगे पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से, इसीलिए इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो बढ़ना चाहिए। तो जो ऑप्शन गलत है, और सही ऑप्शन क्या है, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। An electron is accelerated through a potential difference of 10,000 volt. Its de Broglie wavelength is। बराबर, तो ये भी जो है ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन शायद देख के डिफिकल्ट लगता हो, आसान क्वेश्चन है। देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 अंडर रूट ऑफ रूट वी, बराबर, रूट ऑफ कैपिटल वी, और वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। कितना दिया है, 10,000 यानी 10⁻⁴, तो ये हो गया 12.27 रूट ऑफ 10⁻⁴, और ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 10⁻², 12.27 10⁻²। एक बात मैं बता दूं, ये जो होता है ये एंगस्ट्रॉम यूनिट में होता है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो एंगस्ट्रॉम में है इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम का, और ये डिनोमिनेटर का 10⁻², जो इसके स्क्वायर रूट से बाहर आया, ये जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा 12.27 10⁻⁻12 मीटर। सिंपल, क्या हो गया, ऑप्शन टू सही आंसर है। ठीक है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये पावर तो -10 -12 -13 ऐसा दे रखा है, और इधर एंगस्ट्रॉम को ये -10 करना है, तब जाके सही आंसर आएगा। अदरवाइज वो -13 -14 जो दिया है वो समझेगा नहीं आपको। तो फाइन, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द फॉर्मूला।
A copper rod of 88 centimeter and an aluminium rod of unknown length have their increase in length independent of increase in temperature. The length of aluminium rod is and the data is given in terms of alpha. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि इंक्रीज इन लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो पहले तो ये जानते हैं इंक्रीज इन लेंथ क्या होता है. इंक्रीज इन लेंथ होता है L2 माइनस L1, चेंज इन लेंथ इज L1 अल्फा डेल्टा T, ये होता है. अब इंक्रीजिंग लेंथ जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब ये प्रोडक्ट जो है L1 अल्फा वो कांस्टेंट रहना चाहिए. L1 इज इनिशियल लेंथ एंड अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, मतलब ये प्रोडक्ट दोनों के लिए कांस्टेंट रहना चाहिए, कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए. और ये डेटा क्वेश्चन में दिया है हमारे सामने है. तो कैसा हो जाएगा कंडीशन, L ऑफ कॉपर इंटू अल्फा ऑफ कॉपर शुड बी इक्वल टू L ऑफ एल्यूमिनियम एंड अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है, L ऑफ कॉपर अल्फा कॉपर इज इक्वल टू L एल्यूमिनियम अल्फा एल्यूमिनियम. ढूंढना क्या है, L ऑफ एल्यूमिनियम ढूंढना है. सो L ऑफ एल्यूमिनियम हो जाएगा L ऑफ कॉपर इंटू अल्फा ऑफ कॉपर अपॉन अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम. L ऑफ कॉपर क्या है 88 सेंटीमीटर. अभी ना इसको मीटर में नहीं करते क्योंकि सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में ही दिए है. अल्फा ऑफ कॉपर कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻5 और अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम कितना दिया है हमको 2.2 इंटू 10⁻⁻5. देखो ये 10⁻⁻5 10⁻⁻5 तो कैंसिल हो गया. ठीक है, अभी 22 4 88, लेकिन ये 2.2 है तो ये हो जाएगा 40 का 10 इसको दे दिया तो 17 4 68. आंसर इज 68 सेंटीमीटर. ऑप्शन 4 आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 4 68 सेंटीमीटर इज द आंसर. तो फंडा ये था, जानना ये था कि जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए. ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मेंशन कर रहा है इंक्रीज इन लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. फाइन. Pick the wrong answer in the context with the rainbow. अभी ये बहुत सिंपल और थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में हमने डिटेल में स्टडी किया है कि रेनबो में दो इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं, वो विबग्योर का जो ऑर्डर है वो प्राइमरी में कैसा, सेकेंडरी में कैसा, रिवर्स होता है वगैरह वगैरह सब हमने डिस्कस किया है. लेकिन एक बेसिक है कि मुझे रेनबो अगर ऑब्जर्व करना है तो मैं यहाँ पर रेनबो ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो सन पीछे होना चाहिए, पीछे से लाइट आएगी और जो इंटरनल रिफ्लेक्शन हुए हैं वो बबल में या तो पानी में या तो एटमॉस्फेयर में होंगे और फिर वो मुझे दिखेंगे. बरोबर है, रेनबो का जो फॉर्मेशन है वो मुझे दिखेगा आगे, मतलब लाइट पीछे से आनी चाहिए. सो माई बैक शुड बी टूवर्ड्स द सन एंड माई फ्रंट शुड बी टूवर्ड्स द रेनबो, तभी जाके रेनबो दिखेगा. बट इफ माई फ्रंट इज टूवर्ड्स द सन देन आई वोंट बी एबल टू सी रेनबो, क्योंकि मैं सन यहाँ पर है और मेरा फ्रंट यहाँ पर है तो मुझे रेनबो पीछे के डायरेक्शन में दिखेगा, तो बैक पे तो दिखेगा ही नहीं. तो रेनबो देखने के लिए फ्रंट जो है वो ऑफ कोर्स इधर होना चाहिए, बैक जो है वो सन की तरफ होनी चाहिए और तभी जाके फ्रंट में रेनबो दिखेगा. तो सन हमारे पीछे होना चाहिए तो हमारी बैक जो है वो टूवर्ड्स द सन होनी चाहिए. तो ऑप्शन 3 जो है वो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जिसमें पूछा था कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के रिलेटेड कौन सा गलत स्टेटमेंट है. तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी के तीनों स्टेटमेंट जो है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ दे आर करेक्ट. फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में हमने डिस्कस किया है. सो थर्ड वाला ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. ओके, A body weighs 200 Newton on the surface of the earth. How much it will weigh half the way down to the center of the earth? ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. अगर फॉर्मूला अगर आपको आता है तो बोला है कि सरफेस ऑफ द अर्थ से पार्टिकल को हाइट पर लेकर जा रहे हैं एंड हाइट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ. तो वर्क कितना होगा, तो भाई कितना वर्क होगा, चेंज इन टोटल एनर्जी वो वर्क होगा. पहले 100 रुपए थे अभी हो गए 120 रुपए, तो कितना ऐड हुआ 120 माइनस 100 मतलब 20 रुपए. तो कितना वर्क हुआ, टोटल एनर्जी 2 माइनस टोटल एनर्जी 1. अभी टोटल एनर्जी 2 है माइनस GMM बाई स्मॉल r मतलब r प्लस h, और टोटल एनर्जी 1 मतलब सरफेस पे वो होगा माइनस GMM बाई कैपिटल R. वेरी सिंपल. अभी h जो है वो कितना है, r दिया है, क्वेश्चन में दिया है HR, तो ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर 2r, तो माइनस GMM बाई 2r और ये माइनस माइनस प्लस प्लस GMM बाई r. सो माइनस GMM बाई 2r प्लस GMM बाई r, इसका मतलब GMM बाई r कॉमन हो गया. सो दिस इज लाइक माइनस हाफ प्लस 1 विच इज हाफ ऑफ GMM
by R. So answer is G M M by 2R. Fine. लेकिन आप बोलेंगे सर ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, तो अभी GM को हम लिख सकते हैं GR स्क्वायर, क्योंकि G होता है GM by R स्क्वायर, तो GM को लिख सकते हैं GR स्क्वायर, क्योंकि सारे ऑप्शन स्मॉल m के टर्म्स में है ना. सो हाफ इंटू GM को लिखेंगे GR स्क्वायर इंटू स्मॉल m अपॉन R. R कट हो गया, वी गॉट MGR by 2. ऑप्शन 3. फाइन. तो ये आंसर तो आ गया, लेकिन आगे थोड़ी प्रोसीडिंग थी, लेकिन वो बहुत सिंपल थी. Six similar bulbs are connected as shown in the figure with DC source of EMF E and zero internal resistance. The ratio of power consumption by the bulbs when all bulbs are glowing, and second case in the situation when two from section A and one from section B are glowing will be. अब ये जो है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. ये डायग्राम दिया है क्वेश्चन में और दो अलग अलग केस दिए है, केस 1 और केस 2. केस 1 में क्या कह रहा है कि ऑल बल्ब्स आर ग्लोइंग, और केस 2 में क्या कह रहा है 2 फ्रॉम A and 1 from B is glowing, ऐसा दिया है. तो the ratio of power consumption in case 1 is to power consumption in case 2. ये पूछा है, रेशियो पूछा है दोनों के पावर कंजम्पशन का. सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R इज इक्वल्स टू VI. ये फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला होते हैं पावर के, लेकिन हम कौन सा यूज करेंगे ना वो मैं बता देता हूं. देखो इधर ये जो वोल्ट है, EMF है, वो सेम है दोनों केस में, मतलब बैटरी जो कनेक्ट की है वो सेम है. इसका मतलब ये V जो है V वो सेम है, मतलब ये यूज करेंगे. करंट सेम नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टर का जो वैल्यू है वो बदलेगा. तो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R यूज करेंगे. V तो कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट है, इसलिए हम लिख सकते हैं पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. ये केस में क्योंकि E क्या है, सेम है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो. E दोनों में सेम है, P प्रोपोर्शनल टू R लिख दिया. तो P1 by P2 हो जाएगा R2 by R1, where R2 is equivalent resistance of case 2 and R1 is equivalent resistance of case 1. तो अभी मूल जो है एक उस पे आ जाता है, बेसिक पे, कि यहाँ पे all 6 bulbs are glowing. तो ये जो A के 3 बल्ब है और B के 3 बल्ब है, ये A के तीनों बल्ब ना पैरेलल में है. ये कॉमन पॉइंट है. देखो तो A के तीनों बल्ब पैरेलल में है, उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3. एन रेजिस्टर सेम होते हैं तो R/N हो जाता है, ये आपको पता है. तो ये हो जाएगा R/3. सेम गोज फॉर B, ये भी तीनों के तीनों रेजिस्टर है वो पैरेलल में है, तो ये भी हो जाएगा R/3. लेकिन हमको 6 के 6 कंसीडर करना है, तो ये A सेगमेंट के R/3, ये B के R/3. तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है ना, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R/3, R1 प्लस R2 सीरीज ऐड करता है. तो ये हो गया इक्विवेलेंट ऑफ किसका, केस 1 का. अभी केस 2 पे जंप करता है. केस 2 में बोल रहे हैं 2 फ्रॉम A एंड 1 फ्रॉम B ग्लो हो रहे हैं. सो 2 फ्रॉम A लेंगे, चलो कोई भी ये 2 ले लेते हैं. तो ये 2 ग्लो हो रहे हैं, ये 2 पैरेलल में है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R/2. फाइन. और इधर एक ही ग्लो हो रहा है, ये ले लेते हैं, तो इसका R ही है. हर एक R है, हर एक R है, तो इधर 2 तो R/2 और इधर एक तो R, और ये दोनों वापस सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा दिस प्लस दिस, मतलब R/2 प्लस R, यानी कि 3R/2. आई होप आपको समझ रहा है. यहां पे 6 के 6 ग्लो हो रहे हैं, इसका पैरेलल R/3, इसका पैरेलल R/3, वो दोनों सीरीज में, इक्विवेलेंट 2R/3. यहां पे 2 इसके 1 इसका, तो इसका जो है वो R/2, ये जो है वो R, दोनों सीरीज में, इक्विवेलेंट 3R/2. और हमें चाहिए R2/R1, मतलब इक्विवेलेंट इन केस 2 जो है 3R/2 होल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट इन केस 1 जो है 2R/3. R हो जाएगा कैंसल, 3 गोज अप एंड 2 कम्स डाउन, सो दिस इज 9/4. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है. तो आंसर आ गया 9/4. कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, ऑप्शन 2 आंसर है 9/4. तो इधर ये समझना था इसमें से फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ये एनालिसिस करना था और फिर जाके आंसर आएगा. तो एक अच्छा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता है, लेकिन सिंपल बन जाएगा अगर एनालिसिस समझा तो, अदरवाइज डिफिकल्ट जाएगा लोगों के लिए. फाइन. तो ऐसे ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के प्रैक्टिस करते रहिएगा, सॉल्व होते जाएगा.
For a p-type semiconductor, which of the following statement is true? हाँ, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए मेजॉरिटी कौन होता है, होल्स होता है, बरोबर, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होता है और होल्स होता है, और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी हम ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट डोपेंट ऐड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है सेकंड वाला वो सही है, तो आंसर बन गया सेकंड। अभी एक्स्ट्रा बात करूं कि एन टाइप के लिए मेजॉरिटी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, माइनॉरिटी होल्स होते हैं, और इसमें पेंटावेलेंट डोपेंट होता है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करता है। तो आप बोलेंगे सर फोर्थ वाला ऑप्शन भी सही है। फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन फोर्थ वाला ऑप्शन एन टाइप के लिए सही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, पी टाइप मेंशन किया है, इसलिए पी टाइप के लिए सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, समझा। Average velocity of particle executing SHM in one complete vibration is? हाँ, तो इसमें एवरेज वेलोसिटी ओवर वन साइकिल कितना है ये पूछा है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सिंपल, एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चलो वो मीन से स्टार्ट कर रहा है, ऐसे अज्यूम करता है। तो एक ऑसिलेशन कब पूरा होता है, 1 2 3 4, मतलब जहां था वहीं पे आ गए, मतलब ये गया आगे 1, फिर वापस आया पीछे 2, फिर आगे गया 3 और वापस आया 4, मतलब ए ए ए ए, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 4a, लेकिन हमें स्पीड पूछा है कि वेलोसिटी। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, और टाइम है टाइम पीरियड। अरे यहां पर था ना, तो 1 2 3 4, एक ऑसिलेशन के बाद जहां था वहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, लेकिन ये जिस पॉइंट पे था उसी पॉइंट पे आ गया, एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इसलिए एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ओवर वन ऑसिलेशन एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, फाइन। सो आंसर आएगा ऑप्शन 4। The unit of thermal conductivity is? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन समझो किसी को याद नहीं है और एनालिसिस करना है, तो कैसे कर सकता है। हीट करंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है dq बाई dt, और वो होता है कैट बाई एल। क्या होता है, कैट बाई एल, और हमें यूनिट ढूंढना है k का, थर्मल कंडक्टिविटी का। तो k को क्या लिख सकते हैं सिंपल वे में, dq बाई dt l डिवाइडेड बाई a डेल्टा t। अब यूनिट लिखते जाओ, dq क्या है, जूल, ये है टाइम यानी सेकेंड, ये है लेंथ यानी मीटर, एरिया यानी मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर यानी केल्विन, बरोबर। ये दोनों के इसलिए अलग अलग लिख रहा हूं, सेम है इसलिए। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, जूल पर सेकेंड जो है वो बन जाएगा वॉट, तो यूनिट बन जाएगा वॉट डिवाइडेड बाय मीटर केल्विन, एकदम आसान। तो ऑप्शन 4, ठीक है। A solid cylinder of mass 2 kg and radius 4 cm rotating about its axis at the rate of 3 rpm. The torque required to stop after 2 pi revolutions is? तो इसमें जो है बहुत सिंपल है कि एक सिलेंडर है, उसमें एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक गिरना नहीं चाहिए, ये कंडीशन है। तो उसका वेट कितना होगा नीचे भाई, mg जितना वेट होगा। अगर नहीं गिरना है तो उसको एक ही फोर्स अपोज कर सकता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, μn। गिरता तो नीचे गिरता सेल्फ वेट के कारण, और उसको कौन अपोज करेगा, μn, और बैलेंस कंडीशन में रहेगा। एंड नाउ वी नो दैट कि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स करेगा। सो फॉर बैलेंस कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन के लिए वर्टिकल फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, नेट वर्टिकल अप इज इक्वल टू नेट वर्टिकल डाउन। सो μn इज इक्वल टू mg, तो n कितना हो जाएगा भाई, n हो जाएगा mg बाय म्यू, ठीक है। और ये अभी रोटेट करेगा, तो ये ब्लॉक जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, बरोबर ना। हैविंग रेडियस जो क्वेश्चन में दिया है, कितना है रेडियस, 1 मीटर दिया है, म्यू दिया है 0.1। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, बरोबर। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो है mg बाय म्यू, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो होता है mr ओमेगा स्क्वायर, और रेडियस हमको क्वेश्चन में दिया है
mm हो जाएगा कैंसल, ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, चलो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा g बाय म्यू आर। तो g कितना है भाई 10, म्यू कितना है 0.1 मतलब 10 रेज टू माइनस 1 और r कितना है 1 मीटर। दिस गोज अप, so omega square is 10 raised to 2, take the square root, simple. So omega is 10 radian per second. This should be the minimum angular velocity t so as to satisfy the condition that block won't move downwards. Fine, the question was not that difficult, but इस पे थोड़ा सोचना था कि म्यू एन फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर होगा, वेट को बैलेंस करेगा, ये बैलेंस रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करेगा एंड देन द मैथमेटिकल प्रोसेस फॉलोज। फाइन। A force F is equal to 20 plus 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton and y in meter. Work done by this force to move the particle from y is equal to 0 to y is equal to 1 meter is. तो पहले तो फोर्स का इक्वेशन दिया है हमें 20 प्लस 10y न्यूटन और y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 मीटर पर ले जाने के लिए कितना टोटल वर्क होगा ये पूछा है। तो बहुत ही आसान है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम इंटीग्रेट करेंगे f इंटू डी वाई, बराबर y इज अ फंक्शन, f इज अ फंक्शन ऑफ y ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और लिमिट क्या होगी 0 से लेकर 1 मीटर तक। क्वेश्चन ही बोल रहा है ना y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 तक लेकर जाना है। तो भैया f कितना है 20 प्लस 10y इंटू डी वाई, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1। अभी 20 का इंटीग्रेशन क्या होगा 20y और 10 का इंटीग्रेशन होगा 10y स्क्वायर बाई 2, लिमिट आएगी 0 से 1। दिस इज लाइक 5y स्क्वायर ना, बराबर। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो जरा सब्स्टिट्यूट। तो 20 इंटू 1 प्लस 5 इंटू वाई स्क्वायर कितना 1 स्क्वायर, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 20 इंटू 0 माइनस वाई स्क्वायर 0, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 0, जाने दो। तो दिस इज 20 प्लस 5, आंसर 25 न्यूटन। Which of the following acts as a circuit protection device? तो सर्किट प्रोटेक्टिंग डिवाइस ये कौन सा वर्क करेगा, चार में से पूछा। कंडक्टर जो है वो खुद कंडक्टर होगा, मतलब रेजिस्टर हो या तो कोई बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, वो कंडक्टर है, तो वो तो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसमें से तो करंट फ्लो होगा। इंडक्टर है वो भी ट्यूबलाइट में आ गया, वो भी अपने आप में से करंट जो है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। स्विच जो है, स्विच समझो ओपन है तो कुछ नहीं, क्लोज है तो सिर्फ वो पाथ देगा कि करंट पास हो सके। तो ये तीनों जो है वो तो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूज प्रोटेक्ट जरूर करेगा। आंसर आएगा ऑप्शन 4 प्रोटेक्टिंग डिवाइस में। कैसे मैं बताता हूं, क्योंकि फ्यूज जो है उसके तार जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो ज्यादा अगर एक्सेस करंट हो गया तो I2RT हीट होती है, उस हीट के कारण वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा मतलब कनेक्शन जो है वो लूज हो जाएगा और वो एक्स्ट्रा करंट या जो एडिशनल करंट जो है वो सर्किट से पास होना बंद हो जाएगा। तो जो शॉर्ट सर्किट हो सकता था, जल सकता था, जो भी एक्स्ट्रा डैमेज हो सकता था हजार्डस, वो नहीं होगा। तो द आंसर फ्यूज आएगा कि प्रोटेक्टिंग डिवाइस, सर्किट प्रोटेक्टिंग डिवाइस कौन एक्ट करेगा, तो फ्यूज एक्ट करता है सर्किट प्रोटेक्टिंग डिवाइस की तरफ। In circuit shown below, the readings of voltmeters and ammeters will be. अभी ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको डेप्थ में समझाने वाला हूं। देखो ये है सर्किट 1 और ये है सर्किट 2 और हमको रिलेशन पूछा है I1 I2 V1 V2 का, 4 ऑप्शन दिए। देखो पहले सर्किट 1 की बात करते हैं, करंट निकाल लेते हैं। तो ये सब जाने दो, करंट कौन मेजर करेगा, एमीटर मेजर करेगा। ओम्स लॉ के हिसाब से I क्या होता है V/R, सो I1 हो जाएगा V/R। फर्स्ट केस में V कितना है भाई 10 वोल्ट है, R कितना एक ही है रेजिस्टर 10, तो करंट कितना मिल गया 1 एम्पियर मिल गया। ठीक है, अभी जंप करते हैं दूसरे केस पे, दूसरे सर्किट में। इधर भी लगाओ ओम्स लॉ, I2 इज इक्वल्स टू V/R, V2/R2। सेकेंड केस का पोटेंशियल 10 वोल्ट, वो तो सेम है। सेकेंड केस का रेजिस्टर, बहुत लोग क्या सोचते होंगे कि सर इन दोनों का इक्विवेलेंट ले लेने का, बाद में आर को सब्स्टिट्यूट करने का, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो नोट करने जैसी है, ये वोल्ट मीटर है भाई। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत 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 ज्यादा होता है, समझ लो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ऐसा समझ लो आइडियल वोल्ट मीटर का। तो यहां से जो करंट निकलेगा
यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से, केसीएल के हिसाब से जंक्शन पे स्प्लिट होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ जाएगा ही नहीं, जो है वो सीधा सीधा यहीं पे जाके वापस यहीं पे आएगा, और ये जो है वो मेजर करेगा 10 ओम से पसार होने वाला करंट, क्योंकि इधर तो कुछ जा ही नहीं रहा। स्प्लिट होना चाहिए था ना आइडियली, लेकिन इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इधर कुछ करंट स्प्लिट ही नहीं होगा। ऐसा कह सकते हैं कि 0.1 0.2 1% इधर स्प्लिट होगा, 99% इधर जाएगा, ऑलमोस्ट 100% इधर से ही जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसीलिए नेट रेजिस्टेंस इधर जो है ना वो 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ना कि इक्विवेलेंट ऑफ 2 पैरेलल जो 5 होगा, बिल्कुल नहीं, 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर। क्यों? क्योंकि इधर से समझो कुछ करंट ही नहीं जा रहा है, बहुत 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 ज्यादा रेजिस्टेंस है ये वोल्ट मीटर का, इसलिए इधर करंट स्प्लिट ही नहीं होगा, सीधा सीधा जाएगा भाई, बरोबर। क्योंकि ये फुल वाला रास्ता, ये कांटे वाला रास्ता है, कांटे वाला रास्ता यानी ज्यादा रेजिस्टेंस, फुल वाला रास्ता यानी कम रेजिस्टेंस, तो वो सीधा सीधा जाएगा और सर्किट से घूमता रहेगा। ये बस नाम के लिए सर्किट में बताया, इधर करंट स्प्लिट होने वाला नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो V जब सब्स्टिट्यूट करेंगे 10/10 इधर भी आ रहा है 1 एम्पियर, मतलब ये भी 1 एम्पियर, ये भी 1 एम्पियर, मतलब दो ऑप्शन क्लियर हो गए जिसमें I1 और I2 दोनों इक्वल दिए। कौन से ऑप्शन है? 1 और 3, ये दो ऑप्शन है, 50-50 हो गए, बराबर। अभी बात करते हैं V की। तो फर्स्ट केस में V1 कितना होगा? देखो ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ये R है, तो V1 कितना होगा? I1 करंट पास होगा ना उसमें से, इधर से कितना करंट पास होगा? I1 इंटू R, प्रोडक्ट ऑफ I इंटू R क्या होता है? V होता है, तो दैट इज V1। चलो I1 इंटू R कितना है वो भी देख लेते हैं। I1 कितना है? 1 एम्पियर, R कितना है? 10, तो ये कितना हो गया? 10 वोल्ट, फाइन। अभी इधर भी दो पॉइंट है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है सेकंड वाले वोल्ट मीटर को, V2 को, तो V2 क्या होता है? I2 इंटू R, तो I2 कितना है? 1 एम्पियर, R कितना है? 10, तो इधर कितना आ रहा है? 10 वोल्ट। अरे इसके बाजू में कौन है? उसको वोल्ट मीटर को इससे क्या लेना देना? 10 हो, 40 हो, 50 हो, 5 हो, 100 हो, इसको तो इसके अक्रॉस कितना है, ये जो पैरेलल में जो लगा है वोल्ट मीटर सर्किट के, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, I इंटू R का ड्रॉप कितना है, V इज इक्वल टू IR जो होता है वो हमें फाइंड करना है। तो वो भी दोनों में सेम आ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। I1 इज इक्वल टू I2 एंड V1 इज इक्वल टू V2, बरोबर ना। तो इसको ना आप रिवाइंड करके बार बार देखना, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप इसको रिवाइंड करके बार बार देखना अगर कंसेप्ट नहीं समझाओ तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवाइंड करके देखना, कंसेप्ट क्लियर करना, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिखना, हम कोऑर्डिनेट करेंगे बाद में, फाइन। A hollow metal sphere of radius capital R is uniformly charged. The electric field due to sphere at a distance small r from the center. में बहुत ही सिंपली मेंशन कर रहा है कि एक हॉलो मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस है समझो कैपिटल R। उसके अकॉर्डिंग ना हम ग्राफ प्लॉट करते जाते हैं, समझो यहीं से ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये सेंटर से, समझो ये उसका सेंटर है, ये उसकी रेडियस है, ये पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, हर जगह पे सही से चार्ज किया है इसको, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये उसका सेंटर हो गया और ये डिस्टेंस स्मॉल r जो है वो बढ़ते जाएगा। अभी हॉलो है तो E इनसाइड जो होता है वो 0 होता है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, कहां तक? यहां तक, यहां तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, 0 होगी, 0 होगी। अभी सरफेस पे कितनी होती है? सरफेस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, वो होती है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। इधर क्या होती है? मैक्सिमम होती है, तो कुछ वैल्यू होगी यहाँ पर, ये E है ना, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, दैट वुड बी मैक्सिमम वैल्यू विच इज सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वैल्यू क्या होगी? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आगे की है, ये ऑन सरफेस है, ये जैसे जैसे आगे जाएंगे आर डिस्टेंस के रिलेटेड उससे वेरी करेगा। तो यहाँ पर E कैसे प्रोपोर्शनल है? स्मॉल r से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा एक ग्राफ मिलेगा, ऐसा कर्व मिलेगा, डिक्रीजिंग कर्व मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा सीधा, ऐसा फिर इधर एक मैक्सिमम वैल्यू और डिक्रीमेंटल। यह क्या है? ये है r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये है स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, यहाँ पे है स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। स्मॉल r लेस देन कैपिटल R का मतलब होता है इनसाइड, तो इनसाइड क्या है? 0 है। ऑन द सरफेस क्या है? ऑन द सरफेस
मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम जो कितना है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट है। और आउटसाइड क्या है, डिक्रीमेंटल है, मतलब एक ऐसा कर्व मिलेगा। तो देखो अगर आप ऑप्शन देखोगे सारे तो स्मॉल आर का रिलेशन जो दिया है, इनसाइड क्या है 0, देन ऑन द सरफेस मैक्सिमम, एंड देन एज आर इंक्रीजेस वो ई जो है कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो ऑप्शन कौन सा बन जाता है, सेकेंड ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, तो उसके लिए सारा कंसेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हॉलो है तो अंदर 0 है, सरफेस पे इतना है और यहाँ पे इतना है, और फिर अकॉर्डिंगली ग्राफ तो क्वेश्चन में पूछा नहीं था, एक्स्ट्रा मैंने समझा दिया आपको, लेकिन ग्राफ से भी हमें पता चलेगा कि इधर 0 है, ये मैक्सिमम और ये डिक्रीमेंटल। फाइन। At point A on the Earth's surface, the angle of dip is plus 25 degree. At point B on the Earth's surface, the angle of dip is minus 25 degree. We can interpret that. अब ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सोचने जैसा कि पॉइंट ए पे हमें एंगल ऑफ डिप प्लस 25 डिग्री दिया है क्वेश्चन में, और पॉइंट बी पे एंगल ऑफ डिप जो है वो माइनस 25 डिग्री दिया है। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, tan डेल्टा इज इक्वल्स टू BB बाई BH, और BB जो होता है वो क्या होता है, या तो साइन डेल्टा क्या होता है BB बाई B, एंड कॉस डेल्टा क्या होता है BH बाई B। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा, सिंपल। अभी ए पॉइंट पे डेल्टा पॉजिटिव चाहिए। अभी देखो इधर भी डेल्टा, इधर भी डेल्टा, इधर भी डेल्टा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव ही होते हैं, तो एक ऑप्शन है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऐसा। तो ये है वो नॉर्थ साइड पे है, तो इधर तो हो सकता है, बरोबर। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर डेल्टा पॉजिटिव चाहिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के कारण एंगल ऑफ डिप। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका ये नेगेटिव आ जाएगा, कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, टेन जो है वो भी नेगेटिव होता है, लेकिन एक साथ दोनों पॉइंट एक हेमिस्फीयर में नहीं रह सकते। तो डेल्टा जब नेगेटिव है तो समझो थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन खुद पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता डेल्टा नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में है कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो तभी टेन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो जब डेल्टा माइनस 25 डिग्री होगा तब उसे कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में होना चाहिए। और जब डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए तब वो कहां होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होना चाहिए। दोनों सेम बाजू होंगे तो कैसे पॉजिटिव, अगर दोनों सेम बाजू होते तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऐसा नहीं होता। अगर दोनों ऑपोजिट साइड है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऐसा हमें मिल सकता है। तो यहां पर एक नेगेटिव मिलेगा और यहां पर एक पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन में ए दिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बी दिया है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ऐसा एक ऑप्शन है, तो आंसर आएगा ऑप्शन 3। ठीक है, क्योंकि हमको डेल्टा जब प्लस चाहिए तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही डेल्टा प्लस हो सकता है, और डेल्टा जब माइनस चाहिए तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा गिवन केस के हिसाब से, और ये फॉर्मूला के हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। आप कोई भी देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पॉजिटिव, आप ट्रायल एंड एरर मेथड लगाएंगे तो आपको डेल्टा जो है पॉजिटिव किधर मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और डेल्टा नेगेटिव कहां पर मिलेगा, सेकंड में या तो फोर्थ में। लेकिन ऑप्शन के एनालिसिस के हिसाब से हमें जो ढूंढना हो तो ऑप्शन नंबर 3 बैठेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो यहां पर डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि 10 क्या आ रहा है नेगेटिव। हम तो फाइनल फॉर्मूला ही यूज करेंगे ना 10 का, ठीक है। और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रिजल्टेंट है, वो जो एंगल बनाता है उसे हम एंगल ऑफ डीप कहेंगे ना, ठीक है। तो इसके लिए एंगल ऑफ डीप का अलग से आपको लिंक दिया है, और लास्ट में भी आपको सजेशन में वीडियो आएंगे, तो वो वीडियो आप देखना एंगल ऑफ डीप का, उसमें डिटेल में समझाया कि एंगल ऑफ डीप क्या है। ये एमसीक्यू में मैं वो डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, लेकिन एमसीक्यू में आप खुद सोचना है, ट्रायल और एरर मेथड से ही वो आंसर आने वाला है हमारा। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये डेल्टा जो है ये पॉजिटिव आएगा, मतलब प्लस 25 आएगा, इसलिए वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा।
और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव आएगा, इसलिए वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। ओके The total energy of an electron in an atom in orbit is minus 3.4 electron volt. Its kinetic and potential energies are respectively. अभी क्वेश्चन बड़ा आसान है, हमें वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है? टोटल एनर्जी का वैल्यू दिया है, विच इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड वी नीड टू फाइंड काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्टिवली। सो ये जो फ्रेम बना है फॉर्मूले इसका, ऑफ कोर्स यू माइट बी नोइंग दिस। सो इसमें से काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। सो काइनेटिक इज नेगेटिव, माइनस ऑफ टोटल, और पोटेंशियल और टोटल का क्या मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस एज दैट ऑफ टोटल। तो भाई कितना है टोटल एनर्जी? माइनस 3.4, उसका माइनस तो कितना हो जाएगा? प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल ढूंढना है ना हमको, कितना है भाई टोटल एनर्जी? माइनस 3.4 इंटू 2 कितना बन जाएगा? माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही आसान। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन 3। वेरी सिंपल, फाइन। In total internal reflection, when the angle of incidence is equal to the critical angle for the pair of media in contact, what will be the angle of refraction? सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वी आर अवेयर ऑफ द फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उन्होंने पूछा है कि फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? सो दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, बरोबर ना? रिफ्रैक्टेड रे जो होता है वो अलोंग द प्लेन हो जाता है। यह हमको पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आंसर आएगा ऑप्शन 4, सिंपल। सो जस्ट फॉर डिस्कशन, आई सी इज क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स ऑफ म्यू आर बाई म्यू डी, और अगर ये एयर हो गया तो जनरली हम ऐसा लिखते हैं ना, एयर के लिए आई सी साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू। बहुत सिंपल है, ऑप्शन 4, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। The work done to raise a mass small m from the surface of the earth to the height small h, which is equal to the radius of earth, is. अभी ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला अगर आपको आता है तो। बोला है कि सरफेस ऑफ द अर्थ से पार्टिकल को हाइट पर लेकर जा रहे हैं, एंड हाइट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो वर्क कितना होगा? तो भाई कितना वर्क होगा? चेंज इन टोटल एनर्जी, वो वर्क होगा। पहले 100 रुपए थे, अभी हो गए 120 रुपए, तो कितना ऐड हुआ? 120 माइनस 100 मतलब 20 रुपए। तो कितना वर्क हुआ? टोटल एनर्जी 2 माइनस टोटल एनर्जी 1। अभी टोटल एनर्जी 2 है माइनस जी एम एम बाई स्मॉल आर, मतलब आर प्लस एच, और टोटल एनर्जी 1 मतलब सरफेस पे वो होगा माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर। वेरी सिंपल। अभी एच जो है वो कितना है? आर दिया है, क्वेश्चन में दिया है एच आर, तो ये कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर 2r, तो माइनस जी एम एम बाई 2r, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस जी एम एम बाई आर। सो माइनस जी एम एम बाई 2r प्लस जी एम एम बाई आर, इसका मतलब जी एम एम बाई आर कॉमन हो गया। सो दिस इज लाइक माइनस हाफ प्लस 1, विच इज हाफ ऑफ जी एम एम बाई आर। सो आंसर इज जी एम एम बाई 2r, फाइन। लेकिन आप बोलेंगे सर ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, तो अभी gm को हम लिख सकते हैं gr स्क्वायर, क्योंकि g होता है gm बाय आर स्क्वायर, तो gm को लिख सकते हैं gr स्क्वायर, क्योंकि सारे ऑप्शन स्मॉल m के टर्म्स में है ना। सो हाफ इंटू gm को लिखेंगे gr स्क्वायर इंटू स्मॉल m अपॉन r, r कट हो गया, वी गॉट mgr बाई 2, ऑप्शन 3, फाइन। तो ये आंसर तो आ गया, लेकिन आगे थोड़ी प्रोसीडिंग थी, लेकिन वो बहुत सिंपल थी। When an object is shot from the bottom of the long smooth inclined plane kept at angle 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane. But when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance. Then the ratio x1 is to x2 will be. अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कोई एक इंक्लिनेशन है थीटा, इंक्लाइन प्लेन पे, थीटा इंक्लिनेशन वाले प्लेन पे कोई एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा है, मतलब ऐसे थ्रो कर रहा है,
और वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके ऑफ कोर्स स्टॉप हो जाएगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? एस डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ये बॉडी है, यू से उसको थ्रो कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है अलोंग द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन, तो जाएगा 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 जाएगा, स्टॉप, तो वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाएगी, एस डिस्टेंस कवर करेगा। इंटरेस्टिंग बात जो है कि अलोंग द इंक्लाइंड जो एक्सेलरेशन है वो हम लेंगे g साइन थीटा। जो डाउनवर्ड होता है तो g लेते हैं ना, लेकिन इस केस में g नहीं लेंगे, इंस्टेड विल टेक g साइन थीटा। तो पहले क्वेश्चन में दिया है 60 डिग्री और फिर दिया है 30 डिग्री। 60 डिग्री पे x1 है, 30 डिग्री पे x2 है। तो हम पहले जनरल एक्सप्रेशन फाइंड करता है s और थीटा में। सो लेट्स अप्लाई v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। नाउ फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है g साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है s। तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेंगे, वो रिटार्डिंग है इसीलिए स्टॉप कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो गया s। तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा मिलेगा 2gs साइन थीटा इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, मतलब s साइन थीटा इज u स्क्वायर बाय 2g। लेकिन ये तो दोनों केस में कांस्टेंट है, मतलब कॉमन है, 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों केस में, और ये तो दोनों केस में कॉमन है 60 डिग्री और 30 डिग्री में, और g तो कांस्टेंट, तो s इंटू साइन थीटा शुड रिमेन सेम, मतलब x1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू x2 sin theta 2, and we need the ratio of x1 by x2, and that will be sin of theta 2 divided by sin of theta 1। इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना इसीलिए। सो साइन ऑफ थीटा 2 कितना है? यह है 30 डिग्री। ये कितना है? यह है 60 डिग्री। सो साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2। 2 कैंसल, विल गेट आंसर 1:√3, ऑप्शन 3। ओके, अभी लग रहा है ना सिंपल, लेकिन पहले ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए काइनेमेटिक्स का जो हमने डिस्कस किया बहुत स्टार्टिंग में। फाइन, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ। ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम होता है, आयोनाइज्ड हीलियम। तो हीलियम जो है वो कैसा होता है? 2 4। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास नंबर होता है 4। अभी कोई भी एलिमेंट है x, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बराबर। तो a माइनस z करेंगे तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और z जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। सिंपल। तो ये हीलियम 2 4 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 2। तो हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है? 4। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2। दोनों को माइनस करो, 4 - 2, सो 4 - 2 2। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन मैं जनरलाइज कर रहा था ताकि जिनको नहीं पता है उन्हें पता चले। ठीक है, सो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन ए सिंपल। फाइन। The speed of a swimmer in a still water is 20 meter per second. The speed of a river water is 10 meter per second and is flowing due east. If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his strokes with respect to north is given by. ठीक है, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो स्टिल वाटर में है, जो है 20 मीटर पर सेकेंड। इधर वो उतना नहीं होगा, कुछ अलग होगा। और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 10 मीटर पर सेकेंड। अभी ये 20 मीटर पर सेकेंड से ये ऐसे जाना पड़ेगा, साउथ पे है ना, वो स्विमर को ऐसे जाना पड़ेगा, मतलब मैन को ऐसे जाना पड़ेगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जिसको हम लेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। पहले 20 मीटर पर सेकेंड से आगे वो तैर रहा था ना, अभी 20 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा जो एंगल थीटा बनाएगा। मतलब ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये बन गया उसका रिजल्टेंट। ठीक है,
तो थीटा कितना बनाएगा वो हमें ढूंढना है। स्पीड पहले भी 20 मीटर पर सेकंड थी, अभी भी 20 मीटर पर सेकंड ही रखनी है, लेकिन सीधी नहीं रख सकता। अगर वो अपनी स्पीड सीधी रखे और रिवर है इस बाजू, तो वो सीधा नहीं जाएगा, लेकिन वो ऐसे जाएगा, रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऐसे जाएगा, वो सीधा नहीं जाएगा। लेकिन हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ यानी रिजल्टेंट इधर होना चाहिए, बराबर है। अगर रिजल्टेंट इधर हो तो रिवर का वेलोसिटी इधर है, तो ये जो मैन का वेलोसिटी है वो इधर होना चाहिए, तब ही जाके रिजल्टेंट ऐसा आएगा। तो पैरेललोग्राम इधर भी आप बना सकते हैं, बन गया पैरेललोग्राम। तो ये वेक्टर इधर, ये भी रिवर ही तो है, रिवर सब जगह पे जाएगा ना पानी, तो ये पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट। तो ये थीटा चाहिए हमें कि वेलोसिटी ऑफ मैन ड्यू नॉर्थ, मतलब वर्टिकल के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा चाहिए हमको। तो ये 10 है, ये 20 है, लगा दो साइन थीटा। ज्योमेट्री लगाएंगे तो साइन थीटा आएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट कितना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर with respect to ground. Hypotenuse is velocity of man with respect to river. So velocity of river with respect to ground is 10. Velocity of man with respect to river कितना है, 20. आंसर आएगा हाफ, एंड ऑफ कोर्स when sin theta is half 30 डिग्री। तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन 1 आंसर आएगा। ठीक है कि ये 30 डिग्री जो है वो वेस्ट साइड पे है ना, ऐसे झुक रहा है इसीलिए। फाइन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये अगर जिसको कंसेप्ट नहीं पता है वो गलती कर देगा या तो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, तो इसको अच्छे से समझो। ठीक है, इसके अलग अलग केसेस में मैं बताने वाला हूँ, उसकी लिंक भी शेयर करेंगे कि बोट रिवर या तो मैन रिवर के अलग अलग केस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, लीस्ट टाइम के लिए वगैरह वगैरह, जो भी केस है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, A particle moving with velocity v is acted by three forces shown by a vector triangle PQR. The velocity of particle will be. अब ये जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। बोला द पार्टिकल इज एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस PQ, QR एंड RP as shown in the figure. सो उसका वेलोसिटी जो होगा वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा वगैरह वगैरह, ऑप्शन दिए हमको। तो अगर इसको जूम करें और इसके कोई भी दो फोर्स का रिजल्टेंट निकाले, कोई भी दो फोर्स, क्योंकि ये ऑर्डर में ये तीनों, तो समझो हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं इन दोनों का, ऐसा। दिस इज PQ एंड दिस इज QR, राइट। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट विल बी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंडिंग टू एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट। तो ये दोनों को निकाल दो, उसके जगह पे ये रख दो, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। ये है अपवर्ड और ये फोर्स हो जाएगा रिजल्टेंट डाउनवर्ड। सो नेट फोर्स हो जाएगा 0, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम आएगा इसके जितना। इन दोनों को PQ और QR को जब आप अप्लाई करेंगे अंडर रूट ऑफ a² + b² + 2ab cos थीटा, दैट इज रिजल्टेंट फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, बरोबर। और ये जो है फोर्स ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये अलग रखा हमने, ये है PR, ये क्या है PR, एंड दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ these two vectors. Which two vectors? These two vectors. So instead of this we wrote this. हमने ये लिखा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेट फोर्स 0, नेट फोर्स होता है ma, जो कितना है 0। तो एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। आंसर आएगा ऑप्शन 3। बहुत ही ट्रिकी था, सोचना था कि ये तीन फोर्स जो है उसमें से दो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये फोर्स बचेगा अपवर्ड और उसका ये दोनों का रिजल्टेंट होगा डाउनवर्ड, दोनों बैलेंस, और नेट फोर्स होगा 0। ओके, आपको कुछ भी डाउट्स हो या तो कुछ भी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, सर ये कैसे किया, तो विल एक्सप्लेन मोर। और अगर नहीं समझा तो रिवाइंड करके वापस देखो इसको, ये ट्रिकी है, स्टेप वाइज करना था। ठीक है, Two particles A and B are moving in a uniform circular motion in concentric circles of radii RA and RB with speed of VA and VB respectively. The time period of revolution is same. The ratio of angular speed of A
to that of B will be. सो दो पार्टिकल दिए है A और B और अलग अलग रेडियस है उनकी RA और RB और वेलोसिटी है VA और VB। तो रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पूछी है ओमेगा A डिवाइडेड बाय ओमेगा B। अभी बहुत सिंपल है कि रोटेटिंग बॉडी है तो उसके सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे लेकिन सबकी एंगुलर स्पीड तो सेम रहेगी, तो आंसर आना चाहिए 1:1 ऑप्शन डी, मतलब फोर्थ ऑप्शन। लेकिन समझा देता हूं, देखो V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ओमेगा जो है वो होता है V बाई आर, तो रेशियो ना सेम होता है VA बाई RA इज इक्वल्स टू VB बाई RB इज इक्वल्स टू VC बाई RC इज इक्वल्स टू VD बाई RD। एंड व्हेन यू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ V बाई R, वो ना ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप होगा ओमेगा, y इज इक्वल्स टू mx, बरोबर, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आंसर तो कब का आ गया 1:1, ये खाली एक्स्ट्रा एडिशनल आपको कंसेप्ट और क्लियर करा रहा हूं, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, समझो ये A है, ये B है, रेडियस RA, रेडियस RB, इसकी स्पीड कितनी होगी VA, इसकी टेंजेंशियल स्पीड कितनी होगी VB। तो जो दूर है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, रेडियस भी ज्यादा, जो नजदीक है उसकी स्पीड कम होगी, रेडियस भी कम, तो रेशियो सेम होगा। ओमेगा जो होता है वो सारे पार्टिकल के लिए सेम रहेगा। सो ओमेगा A डिवाइडेड बाय ओमेगा B कितना आ जाएगा 1:1, क्योंकि ओमेगा क्या है सेम, ऑप्शन 4, फाइन। A block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis will be. तो इसमें जो है बहुत सिंपल है कि एक सिलेंडर है, उसमें एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक गिरना नहीं चाहिए, ये कंडीशन है। तो उसका वेट कितना होगा नीचे भाई, mg जितना वेट होगा। अगर नहीं गिरना है तो उसको एक ही फोर्स अपोज कर सकता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन μn। गिरता तो नीचे गिरता सेल्फ वेट के कारण, और उसको कौन अपोज करेगा μn, और बैलेंस कंडीशन में रहेगा। एंड नाउ वी नो दैट कि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स करेगा। सो फॉर बैलेंस कंडीशन के लिए वर्टिकल फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, नेट वर्टिकल अप इज इक्वल टू नेट वर्टिकल डाउन। सो म्यू एन इज इक्वल टू एम जी, तो एन कितना हो जाएगा भाई, एन हो जाएगा एम जी बाय म्यू, ठीक है। और ये अभी रोटेट करेगा तो ये ब्लॉक जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, बरोबर ना। हैविंग रेडियस जो क्वेश्चन में दिया है, कितना है रेडियस 1 मीटर दिया है, म्यू दिया है 0.1, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, बरोबर। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो है एम जी बाय म्यू, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, और रेडियस हमको क्वेश्चन में दिया है, एम एम हो जाएगा कैंसल, ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, चलो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा जी बाय म्यू आर। तो जी कितना है भाई 10, म्यू कितना है 0.1 मतलब 10⁻⁻1, और आर कितना है 1 मीटर, दिस गोज अप, सो ओमेगा स्क्वायर इज 10⁻², टेक द स्क्वायर रूट, सिंपल। सो ओमेगा इज 10 रेडियन per second. This should be the minimum angular velocity. This should be the minimum angular velocity so as to satisfy the condition that block won't move downwards. Fine. The question was not that difficult, but इस पे थोड़ा सोचना था कि म्यू एन फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर होगा, वेट को बैलेंस करेगा, ये बैलेंस रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करेगा, एंड देन द मैथमेटिकल प्रोसेस फॉलोज। फाइन। सो ओके, सो ऑप्शन 3 इज द आंसर। फाइन। Two parallel infinite line charges with linear charge densities plus lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2r in free space. What is the electric field midway between the two line charges? अभी जैसे मेंशन किया है क्वेश्चन में कि एक प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, सेपरेशन 2r है, और हमें मिड पॉइंट पे, मतलब ये r और ये r इक्वल हो जाएगा, मिड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये फाइंड करना है। अभी इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट के कारण, इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन चार्ज शीट के कारण जो होता है वो होता है लैम्डा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट
2 पाई आर, और अगर K1 हो गया एयर के लिए तो बन जाता है लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। ये हो जाता है फिर स्मॉल आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम प्लेट। अब ये पॉजिटिव है, ये डिस्टेंस कितना है आर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण इस बाजू जाएगी और पॉजिटिव से अवे जाती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और पॉजिटिव से अवे जाती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और नेगेटिव के टूवर्ड्स जाती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ये हो जाएगा E2। तो E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब आप ऐड करेंगे E1 कितना है लैम्डा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, के तो 1 है, चलो लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर, और ये कितना है लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो E एट पॉइंट P क्या आएगा E1 प्लस E2, मतलब लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आंसर कुछ ऐसा आएगा लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर। ठीक है, और ये जो स्मॉल आर है लैम्डा अपॉन, तो आंसर आएगा लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई आर, और ये जो स्मॉल आर है वो है डिस्टेंस फ्रॉम प्लेट, तो ये डिस्टेंस कितना है भाई स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, और ये भी डिस्टेंस कितना है स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो फाइनल एक्सप्रेशन लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई आर जो ऑप्शन सी में हमें नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो स्मॉल आर दिख रहा है ना, उसकी जगह पे आप कैपिटल आर लिख देना है। स्मॉल आर तो डिस्टेंस होता है ना, तो वो कितना है कैपिटल आर है, तो फाइनल एक्सप्रेशन सी आ रहा है। ऑप्शन में ना जीरो भी दे रखा है, जीरो नहीं आएगा। बहुत मिसकंसेप्शन होगा लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट का, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों नलीफाई हो जाएंगे। दोनों अगर पॉजिटिवली चार्ज होते तो नलीफाई होता तो जीरो आता, दोनों अगर नेगेटिवली चार्ज होता तो नलीफाई होता तो जीरो आता। लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव से अवे, ये नेगेटिव के टूवर्ड्स, दोनों ऐड हो जाएंगे। नेट आंसर ये आएगा, ऑप्शन 3 इज द फाइनल आंसर। फाइन। Two point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is capital F. If the 25% of charge from A is transferred to B, then the force between the charges becomes. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, A जो है वो प्लस Q है और B जो है वो माइनस Q है। समझो उसको R डिस्टेंस के सेपरेशन पे रखा है, तो केस 1 में उनका फोर्स कितना होगा, बहुत आसान है। कुलम्स फोर्स कितना होता है 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। सो 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, नेगेटिव आएगा मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अभी सेकंड केस में उन्होंने क्या किया है ना, ये जो फर्स्ट चार्ज है उसका 25% सेकेंड चार्ज को दे दिया। मतलब ए का जो चार्ज है वो कितना है प्लस Q है, उसका 25% इसको दे दिया। ठीक है, ये केस 2 की बात कर रहे हैं हम, बरोबर। तो इसका 25% कितना होता है, 25% इज 1/4, मतलब Q/4 जो है Q/4 इसको ट्रांसफर कर दिया। ये सेकंड केस कहता है Q/4 इसको ट्रांसफर कर दिया, तो इसके पास कितना बच गया Q माइनस Q/4, मतलब 3Q/4, और इसमें माइनस Q में प्लस हो जाएगा कितना Q/4, तो कितना हो जाएगा -1 प्लस 1/4 इज, देखते हैं चलो, माइनस Q, तो कितना हो जाएगा -Q प्लस Q/4, कितना हो जाएगा -Q प्लस Q/4, तो कितना बचेगा ये -3Q/4। डिस्टेंस उतना उतना ही रखते हैं। पहले जो सेपरेशन था, अभी भी सेपरेशन वही है, लेकिन क्या किया, सिर्फ इसका जो 25% चार्ज जो है दैट इज Q/4 वो इसको ट्रांसफर कर दिया, मतलब इसमें ऐड कर दिया, मतलब इसमें से निकाल के ऐड किया होगा, तो ये डिक्रीज हो गया और ये इसमें ये Q/4 ऐड हो गया। तो भी नया वाला जो फोर्स है F2, और क्वेश्चन में इसको F बोला है। अभी जो नया वाला फोर्स है F2 वो होगा 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, सिंपल। सो 3Q/4 इंटू -3Q/4 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अभी Q वगैरह सबको हम कांस्टेंट बोले, ये कांस्टेंट देखे, इसको F बोले। सो ये 9 और ये 16, बाकी सेम स्ट्रक्चर है।
तो ये आएगा 9/16। 9/16 को अलग रख दो, बाकी ये पूरा का पूरा सेम स्ट्रक्चर प्रिंट हो जाएगा इधर, और वो है F। तो F2 जो है सेकंड केस का, वो हो जाएगा 9/16 ऑफ F। क्या हो जाएगा? 9/16 ऑफ F। F है पहले केस का, F2 है दूसरे केस का। मैं वापस बताता हूं, इसका 25% इसमें ट्रांसफर किया, मतलब ये प्लस Q का 25% प्लस Q/4 इसमें, यानी माइनस Q में ट्रांसफर किया, मतलब माइनस Q प्लस Q/4 ये हो गया इसका नेट चार्ज, और इसमें से ये हटा देंगे, Q/4 हटा देंगे, तो ये हो गया इसका नेट चार्ज, और बाद में प्रोडक्ट लिया। बड़ा आसान है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 2 इज द आंसर, 9/16F। ओके, A small hole of area of cross section 2 mm square is present near the bottom of fully filled open tank of height 2 meter. Taking G is equal to 10 meter per second square, the rate of flow of water through the open hole would be. तो जो भाई ये 2 मीटर का ये मतलब बड़ा सा टैंक है, उसमें नीचे से 2 मीटर पे हमने होल किया है छोटा सा, और होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 2 मिलीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो कितने रेट से वो बाहर आएगा ये में पूछा है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो सारे ऑप्शन में मीटर क्यूब पर सेकंड दिया है। सो एक्चुअली व्हाट इट इज, मीटर पर सेकंड इनटू मीटर स्क्वायर। सो फर्स्टली वी विल फाइंड द वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, और वो उससे हम परिचित है। क्या होता है? v √2gh। वी आर फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला। सो यू जस्ट सब्स्टिट्यूट, वैल्यू ऑफ g 10 दिया है, h कितना है? 2 मीटर दिया है बॉटम से, सो ये 2 हो गया, 2 into 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, so this is 2√10 approximately. Let's take 10 का स्क्वायर रूट as 3.14 approximately I am talking about. Actually this is 9.87 होता है इसका स्क्वायर, but approximately let's say this is 2 into 3.14 and the answer is of course in meter per second. Now all the options are in meter cube per second, so what we shall do, एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो रेट है वो देखो क्या बन जाएगी, 2 into 3.14 into 2 into 10 raised to minus 6. This area is in meter square into meter per second becomes meter cube per second. This is what it is सारे ऑप्शन में। अभी ये 10 raised to minus 6 क्यों किया? क्योंकि मिलीमीटर स्क्वायर में है इसीलिए। 2 into 2 4 and 4 into 3.14 12 point क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। So 12.6 into 10 raised to minus 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन ए, फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन आ गया? फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, The correct Boolean operation represented by the circuit diagram drawn is. अब ये जो है ये कुछ कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाना है इसमें। है इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन दिमाग लगाना। देखो अभी ये हायर पोटेंशियल है, ये ग्राउंड यानी 0 वोल्ट यानी लोअर पोटेंशियल है, सीधा करंट आ सकता है या एलईडी ग्लो हो सकता है। लेकिन क्या कर दिया ना उन्होंने, बीच में 2 पाथ लगा दिया, 2 की है, और वो कंटिन्यूअस ऐसे ज्वाइनिंग है, पाथ है एक, मतलब यहां से यहां ऐसे पाथ बन गया। तो अभी समझो हम अलग अलग इनपुट लिखते जाते हैं, ये ए है और ये भाई बी है, कि ए जो है ये 0 मतलब ओपन मतलब उसमें से फ्लो नहीं होगा, और 1 मतलब क्लोज, उसमें से फ्लो होगा। समझो ऐसा लिखते हैं 1 1 0 0 1 0 1 0। फिर आउटपुट का सोचते हैं 1 1 का मतलब ए वाला जो है वो भी बंद है, वो भी क्लोज्ड है, और बी वाला जो है वो भी क्लोज्ड है। तो किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से या ये इधर से आएगा और सारा करंट यहां पर जाएगा और यहां से जाके ग्राउंड में पहुंच जाएगा। मतलब यहां पे कुछ गया? बिल्कुल नहीं। तो ये ग्लो करेगा? नहीं, मतलब ये हो जाएगा 0। ठीक है, अभी समझो इसको हम बंद करते हैं, ए को हम बंद करते हैं, मतलब क्लोज्ड पाथ है, लेकिन बी को ओपन रखता है। तो ये करंट आएगा इधर स्प्लिट होगा, लेकिन करंट सोचेगा तुरंत कि आगे तो भाई रास्ता बंद है, उधर तो जा नहीं सकते, रेस्ट्रिक्शन है, तो वो इधर जाएगा ही नहीं, सारा का सारा इधर ही जाएगा एलईडी में, और इधर हमको करंट मिलेगा, एलईडी ग्लो होगा।
अभी ये 0 और ये 1, उल्टा केस हो गया कि करंट इधर से आ रहा है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, यहीं से आगे नहीं जा सकते, ओपन सर्किट है, इसलिए करंट यहां पर जाएगा नहीं, जो भी है वो यहां पर जाएगा और एलईडी को ग्लो कराएगा, मतलब इधर भी आ जाएगा 1 और ये 0 0 और 0 0 मतलब दोनों ओपन है, दोनों ओपन है तो क्या कहना, एक ओपन है तो नहीं जा रहा है, दोनों ओपन है तो बिल्कुल नहीं जाएगा, सारा का सारा इधर जाएगा, एलईडी ग्लो होगा। तो ये देखो दोनों 1 है तो 0 आ रहा है और एक 0 है तो 1 आ रहा है। एंड का उल्टा है, एंड का नेगेशन है, एंड का जो टेबल मिलता है उसका नेगेशन है, मतलब ये नेंड है, बरोबर ना। देखेंगे आप अगर दोनों एक हो तो ही एक मिलेगा और एक भी 0 हो तो 0 मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर एंड का होता है, लेकिन उसका नेगेशन है, दोनों एक तो 0 और एक भी 0 है तो 1 1 1 मिल रहा है, तो दिस इज नेंड। थोड़ा सोचना था, मजेदार प्रक्रिया थी ये सोचने की, एंड आई होप आपको समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करो, वापस देखो वो 10-10 सेकंड में, ठीक है, कि कैसे समझाया है। फाइन, तो ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। In which of the following processes heat is neither absorbed nor released by a system? अब ये जो है ये बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है, देख के तुरंत आंसर पता चल जाएगा कि आंसर है एडियाबेटिक, क्योंकि बोला है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हीट इज नाइदर अब्सॉर्ब नॉर रिलीज, तो वो होता है एडियाबेटिक कि क्यू इन, हीट ना तो अंदर आता है ना तो बाहर जाता है। सिंपल, टिक कर दिया, मिल गए 4 मार्क्स। अभी हम डिस्कस कर ही रहे तो लगे आती ये भी कर लेते हैं, पता है आपको, लेकिन जस्ट रिवाइज हो जाएगा क्विक रिवीजन के। ये हो जाएगा टी कांस्टेंट, आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक यानी प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम कांस्टेंट, और एडियाबेटिक यानी क्यू इन और क्यू आउट 0। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है कि हीट इज यूज्ड इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, तो ये चारों का अकॉर्डिंगली आप वर्क का एक्सप्रेशन और ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर तो बहुत सिंपल था, बहुत जल्दी आ गया एडियाबेटिक, बाकी का कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन। $800-ton coil of effective area 0.05 meter square is kept perpendicular to the magnetic field 5 into 10 to the power minus 5 Tesla when the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis in 0.1 second. The EMF induced in the coil will be. तो क्वेश्चन में जो है उसमें बोला है कि प्लेन ऑफ द कॉइल पहले मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, तो एरियल वेक्टर जो होगा और ये क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों पैरेलल होंगे, तो पहले थीटा 0 होगा और बाद में 90 डिग्री से उसको घुमाया, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ ये पूछा है क्वेश्चन में। तो भाई ईएमएफ होता है d∅dt, फैराडे लॉ, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं खाली d∅dt, और इसका ले रहे भाई हम मैग्नीट्यूड, d∅ को लिखो ∅2 - ∅1 और dt तो हमारे पास है, ये रहा सारा डेटा आपके सामने रखा है, क्वेश्चन तो हमने पढ़ा। तो ∅2 जो होगा वो होगा BA cos θt cos θ2, तो जो ∅2 जो होगा वो होगा BA cos θ2 और θ2 है 90, और पहला जो है ∅1 वो होगा BA cos θ1 मतलब 0, और टाइम कितना लगा 10⁻⁻1, ये पूरी टर्म 0 हो गई और हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। ये पूरी टर्म 0 हो गई, cos 90 0, इसका मैग्नीट्यूड यानी B कितना है 5 × 10⁻⁻5, A कितना है भाई 5 × 10⁻⁻2 हो गया। चलो ये गया, ये कितना बचेगा 10⁻⁻1, लेकिन हमने एक बात भूल गए हम, वो है n से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि नंबर ऑफ टन्स भी दे रखा है, n टन्स है ना, तो n से मल्टीप्लाई करना मतलब 8 × 10⁻² से मल्टीप्लाई करना, तो 10⁻², 10⁻⁻2 गया, तो 25 × 8 200, सो दिस इज 200 × 10⁻⁻4 वोल्ट, और इसको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 2 × 10⁻⁻2 वोल्ट, और ऑप्शन के हिसाब से 0.02 वोल्ट, ऑप्शन 4, ठीक है। The radius of circle, the time period of revolution, initial position and sense of revolution indicated in the figure. The y projection of the radius vector of rotating particle P is. अब ये डिफिकल्ट लगने जैसा क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कि एक सर्कल दिया है, टाइम पीरियड दिया है 4 सेकंड, ये 3 मीटर दिया है, सो दिस इज लाइक अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन एज SHM, ऐसा कंसिडर करना है हमको, और इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन होता है y = A cos ωt, क्या है
y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। a कितना है एम्पलीट्यूड, ये जो 3 है उसका जो शेडो होगा ये जब आगे पीछे जाएगा तो ये भी ऐसा मूव करेगा लेफ्ट राइट, तो एम्पलीट्यूड है 3 cos ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई बाय कैपिटल T जो दिया है 4 सेकेंड। अभी 2 यहां पर कट जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा 3 cos पाई t बाय 2। ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अभी मुझे ना आपसे कुछ डिस्कस करना है। सेकंड ऑप्शन जो है उसमें दिया है साइन ऑफ पाई t बाई 2, लेकिन इधर 4 है बस, लेकिन एम्पलीट्यूड कितना है 3 है, इसलिए हमने ऑप्शन 4 सिलेक्ट किया। लेकिन जनरली अगर मीन से स्टार्ट करता हो तो इक्वेशन क्या होता है, a साइन ओमेगा t होता है। ये एक्सट्रीम से स्टार्ट करने वाला इक्वेशन है जिधर अल्फा प्लस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 होता है। तो ये a साइन ओमेगा t में a कितना है 3, साइन ओमेगा कितना 2 पाई बाई t इंटू टी, तो एक्सप्रेशन मिलेगा 3 साइन पाई t बाई 2। तो फर्क सिर्फ इतना है कि सेकंड ऑप्शन जो है उसका 3 की जगह पे 4 लिखा है, इसलिए वो गलत हो गया और इसलिए हमने कॉस वाला जो फोर्थ ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया जिसमें a cos ओमेगा t है। शायद एक्सट्रीम से स्टार्ट करता हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन ये कतई नहीं होगी क्योंकि यहां पर जो है उन्होंने एम्पलीट्यूड को कितना लिया है 4 लिया है, बरोबर। आना कितना चाहिए था 3 जो हमने पहले डिस्कस किया, लेकिन उन्होंने कितना लिया है 4 लिया, इसलिए वो गलत है। ठीक है, A parallel plate capacitor of capacitance 20 microfarad is being charged by a voltage source whose potential is changing at the rate of 3 volt per second. The conduction current through the connecting wires and the displacement current through the plates of capacitor would be respectively. तो क्या दिया है, एक तो कैपेसिटी दी है 20 माइक्रोफैरड और चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वोल्ट पर सेकंड में दे रखा है, V बाई टी दे रखा है कितना 3 वोल्ट पर सेकंड। तो वो पोटेंशियल का चेंज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हो, वैसा बोला है ना। उन्होंने कैपेसिटी दे रखी है कितनी 20 माइक्रोफैरड और चेंज ऑफ पोटेंशियल रेट दिया है उसका कितना 3 वोल्ट पर सेकंड मतलब V बाई टी। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू CV, ये हमको पता है। अभी अगर इसको डिफरेंशिएट करें या तो समझो दोनों बाजू टाइम से डिवाइड कर दे, अगर इसको दोनों बाजू टाइम से डिवाइड कर दे तो कुछ ऐसा हो जाएगा Q बाई टी इज इक्वल्स टू C V बाई टी। ये हमको दिया है, दिस इज 3 वोल्ट पर सेकेंड और ये क्या है करंट है, कंडक्शन करंट है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वही तो होता है कंडक्शन करंट। तो कंडक्शन करंट हो गया C जो कितना है 20 माइक्रोफैरड और V बाई टी कितना है 3 वोल्ट पर सेकेंड। तो जो भी आंसर आएगा ना वो माइक्रो में आएगा। सो आंसर आएगा 20 इंटू 3 60 माइक्रो एम्पियर। दिस विल बी द आंसर ऑफ कौन सा करंट, कंडक्शन करंट। एंड वी नो दैट कंडक्शन करंट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट करंट, दोनों सेम होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चेंज ऑफ पोटेंशियल के कारण जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है माइकल फैराडे के हिसाब से वो कंडक्शन करंट के इक्वल होता है। और वो कितना आया हमने फाइंड किया अभी 60 माइक्रो एम्पियर। तो कंडक्शन करंट भी 60 और डिस्प्लेसमेंट करंट भी कितना आएगा 60 माइक्रो एम्पियर। ऑप्शन 2 is the answer. Okay. In an experiment, the percentage of error occur in measurement of physical quantities A, B, C, D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then the maximum percentage of the error in the measurement X, where the equation of X is given as shown in the question. तो अभी जैसे क्वेश्चन पढ़ा हमने और एक्सप्रेशन आपके सामने है, उसके पहले एक नोट बता दूं। इफ x इज इक्वल्स टू y रेज टू n, तो जब परसेंटेज एरर निकालते हैं डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल्स टू n टाइम्स डेल्टा y बाई वाई, ये जो टोपी है, ये जो पावर है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो a b c d में दे रखा है 1 2 3 4% रेस्पेक्टिवली। तो x में परसेंटेज कितना होगा वो हमें ढूंढना है। तो डेल्टा x बाई एक्स समझो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो x% है तो डायरेक्ट करता है 2 इंटू ए में कितना है 1% प्लस ये क्या है हाफ इंटू बी में कितना है 2% प्लस 1/3 सी में कितना है 3% प्लस 3 डी में कितना है 4%। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसको माइनस नहीं करेंगे, भले डिनोमिनेटर हो फिर भी जो फ्रैक्शनल एरर है परसेंटेज एरर है उसमें ऐड ही करना है।
बरोबर। तो पावर नीचे आती गई और ए बी सी डी में जो परसेंटेज चेंज है वो हमने लिखते गए हम। सो ये कितना हो गया 2 + 1 + 1 + 12। सो 4 4 12 16% होगा टोटल ऑप्शन 2। A cylindrical conductor of radius R is carrying a constant current. The plot of magnitude of magnetic field B with a distance d from the center of the conductor is correctly represented by figure। तो इसमें एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर दिया है जिसका रेडियस R है, उसमें से करंट पास हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करना है। और वो डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहा है? सेंटर ऑफ द कंडक्टर से। अभी इनसाइड जो, या तो पहले तो सिंपल वाला फॉर्मूला जो जनरली सबको याद होता है, आर डिस्टेंस पे जो होता है ना, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, वो आउटसाइड क्या होता है? बी पता है आपको? μ0I/2πr। डेफिनेटली सबको पता है μ0I/2πr ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, बरोबर। लेकिन ऑन द सरफेस कितना होता है? अगर उसकी रेडियस R है तो ऑन द सरफेस कितना होगा? ये स्मॉल आर की जगह पे R लिखेंगे तो ये हो जाएगा μ0I/2π R, सिंपल। अभी ऑफ कोर्स ये स्मॉल आर और ये R में R कम है, स्मॉल आर की वैल्यू ज्यादा है, तो ये नेट वैल्यू ज्यादा होगी इससे, ठीक है। और इनसाइड जब देखे तो इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ना, वो बी इन। तो बी इनसाइड कितना है वो इंपॉर्टेंट है। देखो μ0I/2π R² इंटू स्मॉल आर। तो इनसाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और आउटसाइड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब दिस इज लाइक, ये तो कांस्टेंट है ये पूरा, सो दिस इज लाइक, ये अगर y एक्सिस पे प्लॉट करे, सो y इज इक्वल्स टू, ये x एक्सिस पे प्लॉट करे, सो दिस इज लाइक y इज इक्वल्स टू mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ये स्मॉल आर है, ये मैग्नेटिक फील्ड B है, ये ओरिजिन है। सो अंदर है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि R बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है मैक्सिमम। और बाद में क्या? ये R बढ़ेगा तो ये B का वैल्यू घटेगा, तो ये घट रहा है। तो देखो ऐसा हो जाएगा, इधर ना R है और इधर मैक्सिमम वैल्यू है। किसका मैक्सिमम वैल्यू भाई? B का मैक्सिमम वैल्यू। तो ये ग्राफ कौन से ऑप्शन में दिया है? थर्ड ऑप्शन में दिया है। तो आंसर इज ऑप्शन 3। अभी क्वेश्चन में जो स्मॉल डी दिया है उसको मैंने स्मॉल आर लिया, क्योंकि यूजुअली पढ़ाते समय, डिराइव करते समय, थियोरी में, टेक्स्ट बुक में और बहुत जगह पे ये सब, ऑलमोस्ट हर जगह पे स्मॉल आर ही होता है। एमसीक्यू में भले डी दिया है तो आप वो जो डी है उसको खाली हमने स्मॉल आर लिखा है बस, तो स्मॉल आर की जगह पे डी लिख दो, सब सही बन जाएगा। तो अभी भी सही ही है, ओके। तो इसमें थोड़ा अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये सोचना है और डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, तो एनालिसिस करके ये ग्राफ बहुत सिंपल है। ऑप्शन 3 फाइन।